हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारा टॉपिक रहेगा ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। इसमें हम 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें शामिल है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। देखो, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्थाओं से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे में आज इस टॉपिक पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इन भू राजस्व व्यवस्थाओं का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इन भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी सन 1793 ईस्वी में। इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बनारस के उत्तरी हिस्सों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। स्थायी बंदोबस्त को ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर लागू किया गया था। ब्रिटिश भारत यानी कि भारत का वह हिस्सा जिस पर ब्रिटेन का नियंत्रण था, जिस पर ब्रिटिश सरकार का सीधा प्रशासन था, उसे ब्रिटिश भारत कहते थे। दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसको टॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने 1820 में शुरू किया था। मुंबई, मद्रास, असम और पूर्वी बंगाल में इसे लागू किया गया था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी इसमें किसान की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के 51% हिस्से पर लागू किया गया था। तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। इसको होल्ट मैकेंजी ने 1822 में शुरू किया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में इसे लागू किया गया। भूमि पर गांव का नियंत्रण था, यानी कि इस व्यवस्था में संपूर्ण भूमि पर गांव का नियंत्रण था। इस व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से पर लागू किया गया था। अब इन तीनों भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का एक प्रमुख स्रोत था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मोटे तौर पर 3 प्रकार की भू राजस्व प्रणालियां अस्तित्व में थी: स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। इन प्रणालियों में मूल अंतर भू राजस्व के भुगतान के तरीके को लेकर था। सबसे पहले बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की। इसको जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। 1790 में इस व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन कंपनी के डायरेक्टरों की स्वीकृति कॉर्नवालिस को 1793 में प्राप्त हुई। इस व्यवस्था के तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग शामिल था। देखो, उस समय संपूर्ण भारत 2 हिस्सों में विभाजित था। एक था ब्रिटिश भारत, जहां पर ब्रिटिश शासन का सीधा प्रशासन था, और दूसरे हिस्से पर राजा रजवाड़े शासन कर रहे थे। तो इस व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर लागू किया गया था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में आपको याद रखना है, इस व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। 1793 में इसे लागू किया गया और ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से को इसमें शामिल किया गया था। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। यहां पर एक तरफ किसान है, बीच में जमींदार है और एक तरफ ब्रिटिश सरकार है। इस व्यवस्था में किसान भूमि पर खेती कर रहा है, जमींदार किसान से राजस्व वसूल कर रहा है और वही राजस्व ये ब्रिटिश सरकार को दे रहा है। तो इस व्यवस्था में किसान और ब्रिटिश सरकार के बीच में जमींदार है। इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी जमींदार को माना गया। इस व्यवस्था में यह तय किया गया कि एकत्र किए गए राजस्व का 10/11वां हिस्सा अंग्रेजों को दिया जाएगा तथा इसका 1/11वां हिस्सा जमींदार को दिया जाएगा। देखो, हम इसको इस प्रकार समझते हैं। मान लेते हैं जमींदार ने राजस्व के रूप में किसान से 11 बोरी अनाज लिया। अब ये जमींदार इसमें से 10 बोरी अनाज ब्रिटिश सरकार को देगा और 1 बोरी अनाज समय रखेगा। यानी कि एकत्र किए गए संपूर्ण भू राजस्व के 11 हिस्से किए गए, उसमें से 10 हिस्से इसने ब्रिटिश सरकार को जमा करवाए और 1 हिस्सा जमींदार ने समय रख लिया। जमींदारों को उनके स्वामित्व में भूमि के उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत अधिकार दिए गए। यानी कि इस समय भूमि का मालिक जमींदार है, इसके बाद इसका बेटा ही भूमि का मालिक होगा। यानी कि भूमि के स्वामित्व का वंशानुगत अधिकार इनको दिया गया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की कुछ विशेषताएं हैं,
जिसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया। तो इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया था। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक हो गया था, यानी कि वंशानुगत अधिकार उनका भूमि पर हो गया था। किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी अन्य परंपरागत अधिकारों को भी छीन लिया गया। तो किसान भूमि पर मजदूर की तरह काम करता था। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को बेच और खरीद सकते थे। सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा, यानी कि ब्रिटिश सरकार का किसानों से संपर्क टूट गया। इसमें बीच में यानी कि बिचौलिए के रूप में जमींदार आ गया। इससे कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके अलावा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कुछ लाभ और कुछ हानियां भी है। इस व्यवस्था के लाभ थे, इस व्यवस्था से सबसे अधिक लाभ जमींदारों को हुआ। वे स्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के बाद काफी बड़ी धनराशि जमींदार को प्राप्त होने लगी थी। यानी कि इस व्यवस्था में भू राजस्व की दरें निश्चित नहीं थी, तो जमींदार अपनी मनमर्जी से किसानों से भू राजस्व वसूल करता था और ब्रिटिश सरकार को कम भू राजस्व दिखाता था कि मैंने इतना ही भू राजस्व वसूल किया है, जबकि वह किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल करता था। इस व्यवस्था की कुछ हानि भी है। इस व्यवस्था से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। इससे उनके भूमि संबंधी तथा अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए तथा अब वे केवल खेती हर मजदूर बनकर रह गए। तो इस व्यवस्था से किसानों का शोषण हुआ। अब बात करते हैं दूसरी व्यवस्था के बारे में, जिसका नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखो, रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। तो इस व्यवस्था में लगान सीधा किसान से वसूला जाता था और किसान को भूमि का मालिक माना गया। तो यहां पर आपको याद रखना है, रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान और इस व्यवस्था में लगान सीधा किसान से वसूला गया। बीच में से जमींदार को हटा दिया गया और किसान को भूमि का मालिक माना गया। यानी कि इस व्यवस्था में जमींदार भूमि का मालिक नहीं है, बल्कि किसान भूमि का मालिक है। स्थायी बंदोबस्त के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की एक नई पद्धति अपनाई, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। मद्रास के तत्कालिक गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 में इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। इस व्यवस्था के जन्म टॉमस मुनरो और रीड थे। इस व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में आपको याद रखना है, रैयत शब्द का अर्थ होता है किसान। इस व्यवस्था में लगान सीधा किसान से ही वसूला जाता था और इसमें किसान को ही भूमि का मालिक माना गया। 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी भी इस व्यवस्था में किसान की थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। इस व्यवस्था को बंबई, मद्रास, असम क्षेत्र में लागू किया गया था। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों यानी कि जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना था, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी राशि जमींदारों द्वारा हड़प ली गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भू राजस्व निश्चित नहीं था, तो जमींदार किसानों से अधिक मात्रा में भू राजस्व वसूल करता था। इस व्यवस्था में सरकार ने कर की दरें 35% से 55% तक निर्धारित कर दी। अगर देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार उपज का आधे से अधिक कर वसूल कर रही थी। अब देखो, स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व की दरें निश्चित नहीं थी, लेकिन रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व की दरें निश्चित कर दी गई थी, यानी कि 35% से 55% तक भू राजस्व वसूल किया जाता था। यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार उपज का आधे से अधिक भू राजस्व वसूल कर रही थी। इस व्यवस्था में भू राजस्व वसूली का कार्य सरकारी कर्मचारी करते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तरफ किसान है और एक तरफ ब्रिटिश सरकार का ये कर्मचारी है। तो ये सीधा किसान से भू राजस्व यहाँ पर वसूल कर रहा है, बीच में से जमींदार को हटा दिया है। अब बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के क्या प्रभाव रहे। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति मिली और किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया। इस व्यवस्था में कर की दरें अधिक थी, जिससे किसानों का शोषण हुआ। इस व्यवस्था ने साहूकारों को पैदा किया, जिन्होंने किसानों को ब्याज देकर उनका शोषण किया। देखो, इस व्यवस्था में बिचौलियों को हटा दिया गया, यानी कि बीच में से जमींदार को हटा दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी सीधा किसान से भू राजस्व वसूल कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें 55% तक भू राजस्व की दरें थी, जिससे किसान का शोषण हुआ। इस व्यवस्था में भू राजस्व की दरें अधिक थी, जो कि किसान नहीं चुका पाते थे। इस वजह से किसानों ने साहूकारों से ब्याज लिया और साहूकारों ने किसानों का शोषण किया, यानी कि ब्याज पर ब्याज लगाकर किसानों से अधिक ब्याज वसूल करते थे।
अब बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। महालवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ होता है गांव, तो यह आपको ध्यान रखना है। महाल शब्द का अर्थ होता है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत कर वसूलने का अधिकार गांव के मुखिया को दे दिया गया। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी माना गया और उन्हें भूमि को बेचने का और गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था की शुरुआत 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने की थी। इस व्यवस्था में संपूर्ण गांव की भूमि पर एक साथ कर लगाया गया और गांव का मुखिया सभी किसानों से कर वसूल करता था और उसके बाद ब्रिटिश सरकार को जमा करवाता था। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। किसान भूमि को बेच सकता था और उसको गिरवी भी रख सकता था। इस व्यवस्था की शुरुआत 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी के द्वारा की गई। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से पर लागू की गई। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई। भूमि पर गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की थी। इस व्यवस्था में भूमि कर कुल उपज का 60% तय किया गया। बाद में इसे 50% कर दिया गया। इसमें राजस्व की दरें बदलती रहती थी, निश्चित नहीं थी। इस व्यवस्था में मुखिया के द्वारा वसूले गए कुल राजस्व का 83% सरकार के खजाने में जमा करवाना होता था। तो महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से पर लागू की गई। इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया। इस व्यवस्था में गांव की भूमि पर समस्त गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखियाओं की थी। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया के द्वारा गांव के किसानों से जितना भी राजस्व वसूल किया जाता था उसका 83% हिस्सा सरकार के खजाने में जमा करवाना होता था। इस व्यवस्था के क्या प्रभाव रहे? इस व्यवस्था में कर किसी एक किसान पर न लगकर पूरे गांव पर लगता था। यहां पर आपको किसान पढ़ना है, किसान। इस व्यवस्था में कर किसी एक किसान पर न लगकर पूरे गांव के किसानों पर एक साथ लगता था। इसमें भी भू राजस्व की दरें अधिक थी और निश्चित भी नहीं थी, जिससे किसानों का शोषण हुआ। इस व्यवस्था में गांव का मुखिया भी धीरे धीरे जमींदारों की स्थिति में आ गया और किसानों का शोषण करने लगा। इस व्यवस्था में किसान और सरकार के प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गए। मुखिया को किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार दिया गया, जिससे मुखियाओं की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई और मुखियाओं द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग भी किया गया। तो महालवाड़ी व्यवस्था में पूरे गांव की भूमि पर लगान लगता था। गांव के सभी किसानों से गांव का मुखिया भू राजस्व इकट्ठा करता था और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के खजाने में जमा करवाता था। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया ने किसानों से अधिक भू राजस्व वसूल किया, जिससे किसानों का शोषण हुआ। इसके अलावा इस व्यवस्था में किसान और सरकार का प्रत्यक्ष संबंध बिल्कुल समाप्त हो गया, क्योंकि यहां पर बीच में बिचौलिए के रूप में मुखिया आ गया। इस व्यवस्था में मुखिया को किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार दिया गया। मुखिया जब चाहे किसानों को भूमि से बेदखल कर सकता था, जिससे किसान मुखिया के दबाव में रहते थे और मुखिया ने किसानों का शोषण किया। अंत में तीनों व्यवस्थाओं का रिवीजन कर लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इसे लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू किया था 1793 ईस्वी में। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी बनारस में लागू किया गया। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी इस व्यवस्था में जमींदार की थी। इस व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से पर लागू किया गया। दूसरी व्यवस्था है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसे टॉमस मुनरो और कर्नल रीड ने लागू किया 1820 ईस्वी में। इसे मुंबई, मद्रास, असम और पूर्वी बंगाल में लागू किया गया। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी इस व्यवस्था में किसान की थी। इस व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के 51% हिस्से पर लागू किया गया। तीसरी व्यवस्था है महालवाड़ी व्यवस्था। इसे लागू किया था होल्ट मैकेंजी ने 1822 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में इसे लागू किया गया। इस व्यवस्था में भूमि पर गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की थी। महालवाड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश भारत के 30% हिस्से पर लागू किया गया था। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। धन्यवाद।